जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। आप देख रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की न्यूज़ और एडिटोरियल एनालिसिस के लेक्चर को। और ये लेक्चर आपकी सिविल सर्विसेज की जर्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर का फ़ायदा आपको कैसे उठाना है तो ध्यान से सुन लो। देखो, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन पर देख लो, आप पूरे टॉपिक्स हमने दिए हुए हैं कि आज के लेक्चर में कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। दूसरी चीज़, आपको ईयरफोन लगाकर एक शांत जगह पर बैठना है और ध्यान से पूरे लेक्चर को सुनना है, क्योंकि एक पॉडकास्ट लेक्चर है और साथ ही साथ पेन और पेपर लेकर रफ में चीजें लिखते चलना है। और रफ में लिखना है। क्यों रफ में लिखना है? क्योंकि लेक्चर में ही मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे दूंगा और वो शॉर्ट नोट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। तो बिना समय वेस्ट किए फटाफट लाइक का बटन हिट कर लो, नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस लेक्चर को शेयर जरूर करना। गाइज, अब हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत के बारे में जो ना सिर्फ इंडिया का कल्चरल एम्बेसडर हैं, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को एक नई पहचान दी है इन्होंने। आप जानते ही हम किसके बारे में बात करेंगे, तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन जी के बारे में बात करेंगे, जो एक जाने माने तबला मैस्ट्रो थे। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम उनकी लाइफ, उनके अचीवमेंट्स और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो आपके जीएस पेपर 1 और पेपर 4 दोनों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो कौन थे उस्ताद जाकिर हुसैन? उस्ताद जाकिर हुसैन 1951 से लेकर 2024 तक का इनका लाइफ टेन्योर था। एक तबले के महान कलाकार थे, जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी और स्पीड से तबला को दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। उन्होंने बचपन से ही एक सिंक्रिएटिक कल्चर में परवरिश पाई। माता सरस्वती के भजन, कुरान के वर्सेस और बाइबल के हिम्स उनके बचपन में ही इन सबको ये सुनते थे। तो सोचिए, यानी कि हर रिलीजन से कुछ ना कुछ इन्होंने जो है वो सीखा और अपने म्यूजिक की फील्ड में उसको जो है वो अप्लाई किया। इनके अचीवमेंट्स और कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उस्ताद जाकिर हुसैन जी ने तबला को यूनिवर्सल पीस एंड ह्यूमैनिटी का एक सिंबल बनाया। दुनिया भर की ऑडियंसेस को मैस्मराइज किया और उन्हें एक कल्चरल ब्रिज के रूप में देखा गया। इंडिया के सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण। 4 ग्रैमी अवार्ड्स इनको मिले हैं। यह साबित करता है कि उनका आर्ट और म्यूजिक दुनिया भर में कितना इंपैक्टफुल रहा। उस्ताद जाकिर हुसैन का परिवार भी कला से जुड़ा है। उनकी वाइफ जो है एंटोनिया, ये कत्थक एक्सपोनेंट है। इनके भाई जो हैं तौफीक कुरैशी और फैजल कुरैशी, ये तबला प्लेयर्स हैं। इनकी बेटी जो है वो अनीसा और ईसाबेला, तो ये भी हम लोग को देखने को मिलती है कि आर्ट एंड कल्चर की फील्ड से ही बिलोंग करती हैं। तो पूरी फैमिली जो है वो आर्ट एंड कल्चर की फील्ड से में उस्ताद है, यानी कि एक्सपर्ट है। अब उस्ताद जाकिर हुसैन का योगदान इंडिया के म्यूजिकल हेरिटेज को बहुत मजबूत बनाता है। उन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को एक ग्लोबल पहचान दी और तबला को दुनिया भर में एक रिस्पेक्टेड आर्ट फॉर्म बनाया। उन्होंने एक सिंक्रेटिक कल्चर का एग्जाम्पल सेट किया, जो कल्चरल हार्मनी और यूनिटी को प्रमोट करता है। एक टीचर और मेंटर के रूप में उन्होंने कई यंग म्यूजिशियन को इंस्पायर किया। जाकिर हुसैन साहब का जीवन आर्ट, डेडिकेशन और कल्चरल हार्मनी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो आप अपने एथिक्स के आंसर में कोट कर सकते हैं। जाकिर हुसैन वॉज अ ट्रू जीनियस, जिन्होंने इंडियन म्यूजिक को रेवोल्यूशनाइज किया और मिलियंस को अपने रिदम्स में मतलब आप कह सकते हो कि जोड़ के रखा, कनेक्ट करके रखा। उनकी डेथ से एक म्यूजिकल लेजेंड खत्म हो गया, पर उनकी लेगेसी हमेशा हमारे साथ जो है वो रहेगी। तो ये था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। अब इनसे रिलेटेड क्या आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, तो आपकी स्क्रीन पर है ही इनका पूरा नाम, इनका जन्म, राइट। कभी कभी स्टेट पीएससी पूछ लेती है। और इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो तबला के लिए जाने जाते हैं, ये सब बात आप जानते ही हैं। इन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को एज अ कल्चरल ब्रिज के तौर पर प्रमोट किया। इनके अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया और 4 ग्रैमी अवार्ड्स भी इनको मिले हैं, राइट। और इनकी अपब्रिंगिंग जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि सरस्वती माता जी के भजन, कुरान की बात करें, राइट, तो इन सब में जो है इनकी अपब्रिंगिंग, बाइबल के हिम्स,
फिर ये टीचर मेंटर ग्लोबल कल्चरल आइकन के तौर पे हम लोग को देखने को मिले। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, हमने जाना जाकिर हुसैन एक कलाकार और उनकी विरासत के बारे में डिस्कस किया डिटेल में। अब देखिए इस एडिटोरियल का टाइटल है द हिडन कॉस्ट ऑफ ग्रीन वॉशिंग इन इंडियन रेलवेज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर 3 पेपर 4 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इंडियन रेलवेज अपने 6 ब्रॉड गेज डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को रीपर्पस करने का प्लान कर रहा है। ये लोकोमोटिव इंजन्स अफ्रीका के केप गेज सिस्टम के लिए एक्सपोर्ट किए जाने वाले हैं। अब ये स्टेप रिसोर्स एफिशिएंट दिख रहा है, लेकिन ग्रीन वॉशिंग और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से जुड़ी कुछ हिडन कंसर्न भी इसमें शामिल है। तो आरटीआई का डेटा बताता है कि 31 मार्च 2023 तक इंडियन रेलवेज के पास 585 डीजल लोकोमोटिव्स स्टेबल्ड हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के प्लान के चलते। आज ये नंबर 760 से भी ज्यादा हो चुका है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 60% से ज्यादा डीजल लोकोमोटिव्स की लाइफ स्पैन 15 साल से ऊपर है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद भी डीजल लोकोमोटिव्स को अंडर यूटिलाइज या डिस्कार्ड क्यों किया जा रहा है। मतलब अब आप पूरे कहानी समझे आप कि इंडियन रेलवेज के अंदर जो डीजल इंजन है उसको क्या किस में कन्वर्ट कर रही है लोग, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। अब ये बोल रहे हैं कि नहीं हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम इसको अफ्रीका वगैरह भेज देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। क्यों भाई, क्या ये पब्लिक एसेट और रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं है? इसी को हम लोग को समझना है। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि ये लोकोमोटिव अफ्रीका के केप गेज सिस्टम के लिए एक्सपोर्ट किए जाने वाले हैं। मतलब पहले सरकार ने बोला कि डीजल इंजन रखा है उसको वो लोकोमोटिव उसमें इलेक्ट्रिक में बना दो, इलेक्ट्रिक में किया तो अब बोल रहे हैं कि नहीं उसको डिस्कार्ड करो। ये क्या कहानी है भाई, कुछ गफला तो नहीं है? आइए इसी को समझते हैं। तो डीजल ट्रैक्शन वर्सेस इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, पहले ये समझना जरूरी है। रेलवेज का कहना है कि इलेक्ट्रिफिकेशन से फॉरेन एक्सचेंज बच सकता है, लेकिन फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी कम नहीं होती। यानी कि आप इलेक्ट्रिक इंजन से आज भी फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे ही। आपको पता है कि रेलवे ट्रैक्शन का सिर्फ 3.24% डीजल कंजम्पशन होता है इंडिया के टोटल डीजल यूजेज का। यानी कि इंडिया के अंदर टोटल जो डीजल का उपयोग हो रहा है उसका मात्र 3.24% ही रेलवेज में यूज हो रहा है। तो इसका एनवायरमेंटल बेनिफिट नेग्लिजिबल है कि नहीं? आज भी इंडिया के 50% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोल्ड फायर प्लांट्स से आती है। ये बात आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में हमारे घर पे भी जो बिजली आ रही है ना, तो वो कोयला चल रहा है तब ये बिजली जो है वो पैदा हो रही है। मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन एमिशन को पावर सेक्टर में शिफ्ट कर देता है, रिड्यूस नहीं करता। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडियन रेलवेज का प्लान है कि 2500 डीजल लोकोमोटिव्स को प्रीमैच्योरली स्क्रैप किया जाए इलेक्ट्रिफिकेशन के नाम पर। इस लार्ज स्केल स्क्रैपिंग और रिप्लेसमेंट के लिए बहुत पैसा लगेगा। एक्सपर्ट का कहना है कि यह स्ट्रेटेजिक मिसमैनेजमेंट का एग्जाम्पल है, जहां ग्रीन वॉशिंग का यूज इन एफिशिएंसी को हाइड करने के लिए हो रहा है। तो ये ग्रीन वॉशिंग 2-3 बार आ चुका है। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब है किसी पॉलिसी या प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटली फ्रेंडली दिखाना, जबकि ग्राउंड रियलिटी में उसका इंपैक्ट इतना पॉजिटिव नहीं होता। मतलब अभी आपने देखा ना कि ये लोग क्या कर रहे हैं, रेलवेज अपने आप को ग्रीन वॉशिंग रिपोर्ट जो है वो दे रहा है, या फिर मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली रिपोर्ट दे रहा है, बट हम उसको ग्रीन वॉशिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो रिपोर्ट सही नहीं है। हमने अभी देखा कि डीजल इंजन जो यूज हो रहे हैं या डीजल कंजम्पशन जो रेलवे यूज कर रहा है वो ओवरऑल पूरे कंजम्पशन का मात्र 3-3.5-4% है। और इलेक्ट्रिफिकेशन में उसको कन्वर्ट करना मतलब कहीं ना कहीं आप जो है वो एक ग्रीनरी की तरफ नहीं जा रहे हो, आप सिर्फ शिफ्ट कर रहे हो। फॉसिल फ्यूल तो अभी भी चल रहा है ना भाई, इलेक्ट्रिसिटी जो डेवलप हो रही है उसमें फॉसिल फ्यूल तो अभी भी चल रहा है। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे हुआ? बोलो हाँ या ना, कम ऑन, समझ में आ रही है? दिमाग सटीक जगह पे बैठ रहा है? अब सुनो, डीजल लोकोमोटिव्स को कंप्लीटली स्क्रैप करने की जगह उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। भाई इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ क्लीनर पावर जनरेशन पे फोकस करना जरूरी है ताकि एमिशंस जेन्युइनली कम हो सकें। ग्रीन वॉशिंग अवॉइड करके गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना पड़ेगा। तो
तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था गाइस। अब इसमें आपको क्या चीज जो है वो समझ में आई कि किस प्रकार से जो है वो कंपनी जो है वो क्या बोलती है कि हम एनवायरमेंट फ्रेंडली काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो सिर्फ दिखाते हैं कि शिफ्ट करके, बट हो तो एनवायरमेंट फ्रेंडली ये बिल्कुल नहीं रहा है। भैया बायोडीजल का यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते डीजल इंजन में? डेफिनेटली। आप सुनो, नोट जो है वो आप किस प्रकार से जो है बनाएंगे, जैसे हिडन कॉस्ट जो है वो ग्रीन वॉशिंग के अंडर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी। फिर आप जो है ये मेंशन कर सकते हो कुछ पॉइंट्स, जैसे मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि हिडन कॉस्ट, जैसे आपने यहाँ पर मेंशन किया हुआ हम लोगों ने कि ये हिडन कॉस्ट है वो आपने डाल दिया कि हाँ भैया ये लो रेलवे की ये हिडन कॉस्ट है। फिर जो है वो आप डाल दो कि 760 प्लस डीजल लोकोमोटिव्स खड़े हुए हैं आज की रेट में, 50% ज़्यादा इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोल फायर्ड प्लांट से आती है। रेलवे डीजल का ट्रैक्शन सिर्फ 3.24% ही है ओवरऑल उससे। अब इसमें इश्यूज जो है वो डाल दो आपकी, यार भैया यार इससे तो बहुत वेस्टेज हो रहा है प्री मैच्योर स्क्रैपिंग के चलते। इलेक्ट्रिफिकेशन शिफ्टिंग एमिशन टू पावर सेक्टर, भाई एमिशन को वो पावर सेक्टर पे शिफ्ट कर रहा है। सोल्यूशन क्या है भाई? आप डीजल का अच्छी तरीके से उपयोग करो, सस्टेनेबल एनर्जी जनरेट करो, अगर वाकई में एनवायरमेंट को बेनिफिट जो है वो देना है तो ये तो इंडियन रेलवेज का ग्रीन वॉशिंग स्कैम हो गया, पता है आपको? ग्रीन एनर्जी के नाम पर वेस्टेज किया जा रहा है। इंडियन रेलवेज के डीजल वर्सेस इलेक्ट्रिसिटी की सच्चाई मैंने आपको बताई, ग्रीन वॉशिंग की असलियत क्या है ये आपने समझा, रेलवेज इलेक्ट्रिफिकेशन में वेस्टेज हो रहा है या सस्टेनेबिलिटी हो रही है, तो आपने देख ही लिया वेस्टेज है एक प्रकार का। तो कितना बढ़िया आर्टिकल है। अब गाइस हम डिस्कस करेंगे एक प्रपोजल जो टोबैको प्रोडक्ट और शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस पर जीएसटी रेट को 28% से बढ़ाकर 35% करने का है। ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 पेपर 3 दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आप जानते ही हैं, इसको एक यूनिफाइड टैक्स फ्रेमवर्क के रूप में बनाया गया था जो कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन को प्रमोट करता है कि जो भी चीज आप खरीदते हैं उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। पर जब कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कम करने की जरूरत होती है तो टैक्स रेट्स को एक फिस्कल टूल के रूप में यूज किया जाता है। अब जीएसटी रेट हाइक क्या है ये मूव, आइए इस पर बात करें। तो एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रपोजल किया है कि टोबैको प्रोडक्ट्स और शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस, क्या होते हैं शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस? जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, इस पर जीएसटी रेट्स को 28% से बढ़ाकर 35% किया जाए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करना, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को इंक्रीज करना और ग्लोबल हेल्थ रिकमेंडेशन के साथ अलाइन करना। अब आइए टोबैको कंजम्पशन जो इंडिया में चल रहा है उसका एक ओवरव्यू देखते हैं। बात करें टोबैको की तो इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है टोबैको का। इसमें 28.6% अडल्ट इन्वॉल्व हैं। 13 साल से 15 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो 8.5% बच्चे आंकड़ों के अकॉर्डिंग टोबैको का सेवन कर रहे हैं। और ये अलार्मिंग है क्यों? क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का ये एक मेजर कारण है। हर दिन 3500 डेथ होती है, पता है? टोबैको रिलेटेड डेथ हर दिन 3500। 2017 में टोबैको का इकोनॉमिक बर्डन 2340 बिलियन रुपए हुआ था जो कि इंडिया की जीडीपी का 1.4% है। पर सोचिए रेवेन्यू सिर्फ 538 बिलियन रुपीस आता है और 2340 बिलियन रुपीस का इकोनॉमिक बर्डन। इसका मतलब यह है कि खर्चा ज्यादा और रिकवरी कम है। अब देखिए अगर जीएसटी रेट बढ़कर 35% किया जाता है तो क्या होगा? अगर बीड़ी की बात करें तो बीड़ी की प्राइस में 5.5% इंक्रीज होगा। इसमें माना यह जा रहा है कि 5% कंजम्पशन ड्रॉप हो जाएगा और रेवेन्यू 18.6% बढ़ जाएगा। सिगरेट की प्राइस में 3.9% बढ़ोतरी होगी, इससे कंजम्पशन 1.3% गिरेगा और रेवेन्यू जो है वो 6.4% इंक्रीज होगा। जो स्मोकलेस टोबैको होता है, जो जैसे कि जो तंबाकू वगैरह खाते हैं, उसमें 3% उसके रेट बढ़ जाएंगे, कंजम्पशन 2.7% गिरेगा और रेवेन्यू 1.9% इंक्रीज होगा। अब इससे 143 बिलियन रुपीस हर साल एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होने का एस्टीमेट है। अब देखो कई लोग कहेंगे कि टैक्सेस बढ़ाने से इलीगल ट्रेड बढ़ेगा, बिल्कुल सही, लेकिन स्टडीज ये प्रूव कर चुकी है कि इसका इंपैक्ट बहुत कम होता है। टैक्स बर्डन की डिस्पैरिटी भी एक मेजर इशू है।
बीडीज पर 22% टैक्स, सिगरेट पर 49.5% टैक्स और स्मोकलेस टबैको पर 64% टैक्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एफसीटीसी गाइडलाइंस रिकमेंड करती है कि कंपैरेबल टैक्सेशन हो ताकि सब्सटीट्यूशन ना हो, यानी कि लोग सब्सटीट्यूट ना लें उसका, कि जिससे कि सब पे इक्वली टैक्स बढ़ा दो। आपको पता होगा जो ये शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस जो है, इनका एक्सेसिव कंजम्पशन के कारण ओबेसिटी होती है, डायबिटीज होती है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसी हेल्थ प्रॉब्लम होती है। जीएसटी रेट को 35% तक बढ़ाने का प्रपोजल पब्लिक हेल्थ गोल्स को अचीव करने का एक प्रयास है, लेकिन एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि स्पेसिफिक एक्साइज टैक्स भी इंट्रोड्यूस किया जाए। अब जीएसटी रेट को 40% तक बढ़ाने का सोचना चाहिए, जो जीएसटी लॉ के पीक टैक्सेशन के साथ अलाइन करे। एक्साइज ड्यूटीज भी बढ़ाई जाए ताकि टैक्सेशन फ्रेमवर्क स्ट्रांग हो। टैक्स डिस्पैरिटी को खत्म करके कंपैरेबल टैक्सेशन इंश्योर किया जाए। सो गाइज, ये प्रपोजल से क्लियर होता है कि फिस्कल पॉलिसी यानी कि सरकार जो पॉलिसीज बना रही है, इसका उपयोग कैसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन को कंट्रोल करने के लिए भी होता है। तो आप ये मेंस में इसका उपयोग कर सकते हैं। और आपके नोट्स के लिए आप ये चीज मेंशन कर दीजिए कि जीएसटी रेट का प्रपोजल क्या रखा है, कि जीएसटी जो है टोबैको पर, शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस पर 28% से 35% करने की बात की जा रही है। टोबैको के कारण 3500 डेली डेथ होती है और इस प्रकार के बेवरेजेस जो है वो ओबेसिटी डायबिटीज करते हैं। 2017 में 2340 बिलियन का जो है वो लॉस हुआ था और रेवेन्यू बहुत कम हुआ था, 538 बिलियन रुपीस का हुआ था। 143 बिलियन रुपीस का एडिशनल रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगा अगर 35% जीएसटी लगा दिया जाता है। तो कहा यह जा रहा है कि भाई 35% नहीं 40% कर दो, यानी कि हाईएस्ट टैक्स स्लैब पे ले आओ और एक्साइज ड्यूटीज भी हाई करो। और इसके अलावा टैक्स डिस्पैरिटीज हो रही है बीड़ी, सिगरेट और स्मोकलेस टबैको में जो हमें देखने को मिल रहा है डिफरेंस, उसको जो है वो हटाओ, जिससे कि लोग सब्सटीट्यूट में ना जाए, बट इक्वल कर दो कि सभी चीज़ एक समान महंगी हो जाए। तो ये चीज़ है। तो हमने जो है वो देखा कि 35% के टैक्स रेट का प्रपोजल जो है वो आया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब गाइस देखो, ये वाला जो आर्टिकल है जो आया है, ये फ्रांस की बेसिकली पॉलिटी से रिलेटेड है, जो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या चीज़ जो इंपॉर्टेंट है तो डायरेक्ट मैं आपको नोट्स के थ्रू बता देता हूँ। मुद्दा यह है कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने एक स्नैप इलेक्शन करवाया। बेसिकली किस पर्पस के लिए, अपनी फार राइट नेशनल रैली यानी कि जो पार्टी है, तो उसको बेसिकली दबाने के लिए, उसको उसके बढ़ता हुआ जो उसका वो हो रहा था फ्रांस के अंदर इन्फ्लुएंस, तो उसको कम करने के लिए। बट हुआ ये कि यहाँ पर लेफ्ट विंग अलायंस जो था एनएफपी, वो सबसे बड़ा ब्लॉक है और उसने एक हंग पार्लियामेंट बना ली। क्या मुझे कमेंट बॉक्स पे हंग पार्लियामेंट के बारे में बता सकते हो कि ये होता क्या, किसको बोलते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और बेसिक सा पॉलिटी का। आपने अगर पॉलिटी पढ़ी होगी तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताओ कि ये हंग पार्लियामेंट जो है वो क्या होती है। क्योंकि देखो, इस प्रकार के टर्म्स आपको बहुत अच्छे से जो है वो पता होने चाहिए। ये अक्सर प्रीलिम्स में जो है वो पूछ लिए जाते हैं, राइट। मैं सिंपल शब्दों में आपको बता दूं तो इस कोई भी यानी कि एक ऐसी पार्लियामेंट जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतनी सीट्स नहीं होती हैं कि वो ओवरऑल मेजॉरिटी बना ले। तो अब हुआ ये कि जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रोन, उनका जो पासा जो है वो उल्टा पड़ गया और अब वहां पर कोई भी मेजॉरिटी पार्टी में नहीं है। अब गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई। माइकल बार्नियर की जो गवर्नमेंट थी वो 3 महीने में कोलैप्स हो गई। फ्रैंकोइस बायरो को एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया वहां पे। अब यहां पर लफड़ा क्या चल रहा है फ्रांस के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो गिर चुका है, मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फिस्कल डेफिसिट जो हो रहा है, घाटा जो हो रहा है उनका, वो 6.1% है जीडीपी का, और फ्रांस के ऊपर 3.2 ट्रिलियन यूरोस का कर्जा है, मतलब उनकी जीडीपी का 112%। यहां पर पार्लियामेंट के पास कोई मेजॉरिटी नहीं है और ये बेसिकली खर्चा काटने से जो है वो मना कर रही है यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के मिनिस्टर्स की। मतलब जो होता है ना कि कई बार जो होता है वो एक्सपेंडिचर को कम करो, महंगाई को कम करो, तो उसके अगेंस्ट है ये। और इमैनुअल मैक्रोन जो है वो बेसिकली रिलाई कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल पावर्स के ऊपर इंस्टेड ऑफ सहमति की जगह, यानी कि आपस में बातचीत करके मुद्दा रिजॉल्व करने की जगह अपनी पावर खुद अपने पास कॉन्सेंट्रेट करके जो है बैठे हुए हैं। तो ये बड़ी स्थिति जो है वो खराब चल रही है फ्रांस के अंदर। तो उसका एक आपको बस बेसिक आइडिया होना चाहिए। इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारी चीज़ें मेंशन थी कि कितनी सीट की आवश्यकता होती है, क्या होती है, तो वो आपके पॉलिटी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितनी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको
यहां पर बता दी, दैट्स इट। अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रीन हाइड्रोजन एंड फाइनेंसिंग चैलेंज का। ये आपके जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के एस्पेक्ट से हम ये पूरी चीज कवर करेंगे। यहां पर आपको इस टॉपिक में एंड तक समझ में आ जाएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, वो तो आई होप कि काफी सारे लोग जानते ही होंगे, और इंडिया के गोल्स क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फाइनेंसिंग का चैलेंज कैसे इसको अफेक्ट कर रहा है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज तो ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन गाइस वो हाइड्रोजन है जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलार या विंड एनर्जी का उपयोग करके प्रोड्यूस होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जीरो के बराबर होता है, जीरो। इसलिए इसे क्लीन एनर्जी सोर्स कहते हैं। अब इंडिया का गोल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना। इसका पर्पस है इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन और ग्लोबल हाइड्रोजन मार्केट में लीडरशिप एस्टैब्लिश करना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तो इंडिया के इस गोल के बावजूद एक्सपर्ट्स का कहना है कि हम सिर्फ 10% ही टारगेट अचीव कर पाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे पहली चीज तो यार ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने काफी खर्चीला होता है। 5.30 यूएस डॉलर से लेकर 6.70 यूएस डॉलर पर किलो के हिसाब से ग्रीन हाइड्रोजन बनता है, और जो ग्रे या ब्लू हाइड्रोजन है वो तो मात्र 1.9 यूएस डॉलर से 2.4 यूएस डॉलर पर किलो में बन जाता है। यानी कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो डबल से भी ज्यादा प्राइस में जो है वो बनेगा। फिर इलेक्ट्रोलाइजर का कॉस्ट। इलेक्ट्रोलाइजर जो होते हैं गाइस वो हाइड्रोजन बनाते हैं, राइट। अब भाई H2O जो है पानी, उसी से बनता है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइजर जो होता है उसकी कॉस्ट भी काफी महंगी होती है। ये कॉस्ट जो है वो पड़ती है $500 से लेकर $1800 पर किलोवाट। और इंडिया में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल काफी हाई है, जिससे इन्वेस्टर को ज्यादा रिस्क लगता है। अब रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में ये जो कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये काफी बड़ा, यानी कि कोई भी इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा अमाउंट जो है वो लगाकर इस पर जो है वो काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर WACC यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिन्यूएबल एनर्जी के 50 से 80% तक कॉस्ट बन जाता है, जो काफी महंगा है। इस वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो स्लो हो जाती है और प्रोडक्शन स्केल अप नहीं हो पाता। तो कॉस्ट का, फाइनेंस का, इन्वेस्टमेंट का काफी बड़ा इशू है। कई देशों ने फाइनेंसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए इनोवेटिव मॉडल्स अडॉप्ट किए हैं, जैसे यूएस, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो लो कार्बन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। स्ट्रेटेजिक हब्स, प्रोडक्शन यूनिट्स हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, कंजम्पशन हुआ, इसको एक ही जगह इंटीग्रेट करते हैं ये। और इंडिया इन कंट्रीज की पॉलिसी फ्रेमवर्क से सीख सकती है कि कैसे ये एक सिंगल यूनिट के माध्यम से जो है वो सबको एक जगह पर लेकर आकर काम कर रहा है। अब इंडिया को फाइनेंसिंग चैलेंजेस को टैकल करने के लिए काफी सारी अप्रोचेस पर काम करना पड़ेगा। पॉलिसीज बनानी पड़ेगी जो इन्वेस्टर के रिस्क को कम करे। लॉन्ग टर्म हाइड्रोजन परचेज एग्रीमेंट करना पड़ेगा और लोन गारंटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेस, बिजनेस मॉडल और फाइनेंसिंग को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क्स लाने पड़ेंगे। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्डाइज सर्टिफिकेशन के थ्रू ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के थ्रू इंडिया जो है वो ग्रीन फाइनेंसिंग में आगे बढ़ सकता है। अब एक एंकर प्लस फाइनेंसिंग का उपयोग करके फेज फैसिलिटी इन्वेस्टमेंट किया जाए, यानी कि फेज वाइज की थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़े हम लोग। रिन्यूएबल एनर्जी के साथ इंडस्ट्रियल हब को इंटीग्रेट करके सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम हम क्रिएट कर सकते हैं। ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और इंडिया के सक्सेस के लिए 3 चीजें काफी जरूरी है। रिन्यूएबल एनर्जी का पूरी तरह उपयोग करना, लो कॉस्ट कैपिटल का एक्सेस होना चाहिए, यानी कि लोन्स वगैरह आसानी से जो है वो मिल जाए और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, जिससे कि इन्वेस्टर्स जो है वो अट्रैक्ट हो, और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी और इंटरनेशनल पार्टनरशिप जो है वो हम तैयार करें। तो इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन का गोल 2030 तक का मैंने आपको बता ही दिया। क्या है कमेंट बॉक्स पे लिख कर बता दो, हालांकि आपको स्क्रीन पे दिख ही गया होगा। तो चलो ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो ये क्या है वो मैंने आपको बता दिया। इंडिया का टारगेट क्या है ये आपको ध्यान में रखना है। चैलेंजेस तो हाई कॉस्ट के हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंस का, इन्वेस्टमेंट का चैलेंज है, और पूरे दुनिया भर में कुछ कंट्रीज हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, यूके, यूएसए, जापान जैसी, जिन पर फोकस करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और सोल्यूशन ये, पॉलिसी अच्छी करो, परचेज एग्रीमेंट पर काम करो,
इन्वेस्टर्स के रिस्क को कम करने पर जो है वो मेनली फोकस किया जाए, तब जाकर जो है वो थोड़ा काम जो है वो इसमें बन सकता है और हम अपने टारगेट को अचीव करने की तरफ आगे जा सकते हैं। हालांकि ये प्रोजेक्शन है कि मात्र हम कुछ भी कर लें, जिस स्पीड से अभी चल रहा है अगर हमने थोड़ा सा सुधारा नहीं तो अभी 10% के आसपास ही अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। सो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। गाइस आज हम बात करेंगे ला नीना और इसका इंडिया के क्लाइमेट पर क्या असर पड़ता है इसके बारे में। तो यार देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपको ऑलरेडी जो है वो पता ही है कि ठंड का लेवल जो है वो नेक्स्ट लेवल हो चुका है, राइट। आपके यहाँ कितना डिग्री सेल्सियस चल रहा है टेम्परेचर मिनिमम, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मैं तो भोपाल में रहता हूँ तो यहाँ पर तो 4 डिग्री 3 डिग्री के आसपास जो है वो पहुँचेगा। 4 डिग्री तो कल ही था, मतलब आज सुबह मॉर्निंग में। तो अब देखो यार, ला नीना और एल नीनो को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मॉनसून, एग्रीकल्चर और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले समझते हैं ला नीना होता क्या है। तो ला नीना एक फेज है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का, जिसको ENSO हम लोग बोलते हैं। इस फेज में पैसिफिक ओशियन के वेस्टर्न और सेंट्रल रीजन, यानी कि इंडोनेशिया के पास, दिमाग में रखो अपने इंडोनेशिया की लोकेशन, तो यहां का पानी टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा ठंडा हो जाता है। समझ रहे हो, इंडोनेशिया और उसके आसपास का जो पानी का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल से ठंडा हो जाता है, किसमें, ला नीना वाली कंडीशन में। और ये एल नीनो का बिल्कुल अपोजिट होता है, जिसमें पैसिफिक ओशियन का पानी गर्म होता है। यानी कि इंडोनेशिया के क्षेत्र में अगर पानी गर्म हो रहा है तो वो एल नीनो है, और उस क्षेत्र में पानी अगर ठंडा हो रहा है तो वो ला नीना है। बात समझ में आई यहां तक। अब एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का डायरेक्ट इफेक्ट ग्लोबल वेदर पैटर्न, रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पे पड़ता है। इसका मतलब है कि दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिलते हैं इस इवेंट के कारण। अब समझते हैं ला नीना का इंडिया के क्लाइमेट पर क्या असर होता है। तो ला नीना के दौरान नॉर्मल से ज्यादा मॉनसून रेनफॉल होती है, बारिश होती है बहुत ज्यादा। ये एग्रीकल्चर और इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि मॉनसून इंडिया के लिए बैकबोन है। एग्जाम्पल 2020-22 के बीच ट्रिपल डिप ला नीना के चलते इंडिया में अच्छे मॉनसून आ रहे थे। जब इंडिया को ज्यादा पानी मिलता है, ज्यादा बारिश मिलती है, तो पता है आपको, अफ्रीका में सूखा देखने को मिलता है और अटलांटिक ओशियन के ऊपर हुरिकेन्स और भी ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ला नीना के दौरान इंडिया के नॉर्थ क्षेत्र में ठंडे और ज्यादा सर्दी वाली विंटर होती हैं। इसका कारण होता है प्लैनेटरी बाउंड्री लेयर हाइट, PBLH। ये कम होता है, जो पॉल्यूटेंट्स को ग्राउंड के पास ट्रैप करता है। विंड स्पीड स्लो होने से एयर क्वालिटी और खराब हो जाती है, देखो उसके नेगेटिव इंपैक्ट है। और गांव क्षेत्रों में बायोमास के जलाने, यानी कि पराली वगैरह जलाई जाती है ना, इससे और भी मतलब ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि लोग हीटिंग के लिए फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी वगैरह जलाते हैं, और इसके कारण पॉल्यूटेंट काफी ज्यादा ग्राउंड लेवल पे बढ़ जाता है। एक इंपॉर्टेंट स्टडी जो काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर के 35 साल के एनालिसिस पर बेस्ड है, यह बताती है कि ला नीना ईयर्स में सर्दी के टेम्परेचर एल नीनो ईयर्स के कंपैरिजन में ज्यादा ठंडे होते हैं। यानी कि अभी ये ला नीना वाला कंसेप्ट आ गया, ईयर आ गया है, तो सर्दियां देखो बहुत तेज हो रही हैं। लेकिन एक और बात ये भी देखा गया है कि ला नीना के टाइम विंड स्पीड फास्ट होती, तेज हवाएं चलती हैं, जो पॉल्यूटेंट्स को जो है वो हटाने के लिए जो है वो काफी मदद करती है। तो ओवरऑल ला नीना का इंपैक्ट कॉम्प्लेक्स है, कुछ चीजें पॉजिटिव होती हैं और कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। ट्रिपल डिप ला नीना के बारे में मैंने आपको बताया, जो भी करंट ट्रेंड चल रहा है 2020 से 22 के बीच में हमें एक रेयर फिनोमेना देखने को मिला, जिसे कहते हैं ट्रिपल डिप ला नीना। लिख लेना, इसका मतलब है 3 साल तक लगातार ला नीना का आना। इस इवेंट ने पूरे दुनिया भर के क्लाइमेट एक्सट्रीम्स को एम्पलीफाई किया, बढ़ा दिया, और इसका असर इंडिया की सर्दियों में और मॉनसून पर देखने को मिला। अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि 2024 के एंड या 25 के स्टार्ट में एक नया ला नीना फेज शुरू हो सकता है। इसका मतलब है कि हमें एक हल्की फुल्की विंटर और ज्यादा देखने को मिलेगी, और आने वाले समय में मॉनसून में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज, ला नीना और एल नीनो दोनों पूरे दुनिया भर के क्लाइमेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया में ला नीना मॉनसून और एग्रीकल्चर के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है,
और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर करना है तो जनरल स्टडीज़ पर आपको कमांड बैठानी पड़ेगी, क्योंकि ये टॉपिक, ये कंसेप्ट अपने आप में ऑलमोस्ट पूरी एक कंप्लीट क्लास का, मतलब 2 से 2.5 घंटे का टॉपिक है। अब देखो, सिंपल सी मैंने आपके लिए डेफिनेशन दे दी है। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का जब पैसिफिक ओशियन का पानी कूल हो जाता है यूजुअल से, तो वो हो गया लानीना अपना। इम्पैक्ट इसका इंडिया में देखने को मिलता है कि नॉर्मल से ज़्यादा रेनफॉल होगी, ठंड जो है वो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी, एयर क्वालिटी पुअर हो जाएगी स्लो विंड स्पीड के कारण, और पूरे दुनिया भर के इफेक्ट की बात करें तो अफ्रीका में वो ड्रॉट पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, और बहुत बुरी हालत अटलांटिक क्षेत्र में होगी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफान आएंगे। और ट्रिपल डिप लानीना का फेस हम लोग को लानीना 2020 से 22 तक देखने को मिला, और आईएमडी ये कह रही है कि 2024 के एंड और 2025 की शुरुआत में एक्सपेक्टेड ये है कि लानीना देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है।